तुम नहीं समझ सकोगे जसपाल, रोनीत ने दूर हला में देखते हुए कहा। अब और क्या समझना है रोनीत, वो तल्ख लहजे में बोला। चलो चलें, उसने एकदम से कहा और हाथ में पकड़े हुए मशरूब की आधी से ज्यादा बोतल डस्टबिन में फेंक दी। उन्हीं लम्हों में जसपाल ने फैसला कर लिया कि उसे क्या करना है। जिस वक्त वो पार्किंग से निकल रहे थे तब अचानक रोनीत ने कहा, जसपाल गाड़ी रोको और मेरा इंतजार करो। अगर मैं मर गई तो मेरी लाश उठाने की कोशिश भी ना करना, अगर निकल सकी तो यहीं मिलते हैं, रोनीत ने कहा और सुनी अनसुनी करते हुए फौरन नीचे उतर गई। जसपाल चाहता तो उसी वक्त उसे गोली मार सकता था, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ी कि अपनी एक साथी को यूं ही मार दे। अक्ल उसे कह रही थी कि मार दे, खत्म कर दे, लेकिन दिल कह रहा था कि नहीं, अभी नहीं, मजीद देख ले। वो देख रहा था। रोनीत तेजी से चलती चली जा रही थी। वो 100 मीटर से भी ज्यादा सफर कर गई, तभी उसने एक नौजवान के कंधे पर जाकर हाथ रख दिया। उस नौजवान ने चौंक कर उसे देखा और फिर उसे गले लगा लिया। वो दोनों जरा सी देर वहीं खड़े बातें करते रहे, फिर हाथों में हाथ डालकर एक बेंच पर आन बैठे। यही वो लम्हा था जब जसपाल ने अपने फैसले पर अमल करने का सोच लिया। वो आगे बढ़ा और ऐसी जगह ताकने लगा जहां से वो इन दोनों के सर का निशाना ले सके, वो इन्हें बातें करने का कम से कम वक्त दे सके। उस वक्त जसपाल ने अपने इर्द गिर्द देखा। वहां से भागने का रास्ता मुंतहिब किया। उसे अंदाजा लगा लिया था कि वो कितने वक्त में अपनी गाड़ी तक पहुंच सकता है। इस इत्मीनान के बाद उसने अपना पिस्टल निकाला ही था कि सामने का मंजर देखकर हैरान रह गया। रोनीत ने अपना पिस्टल निकालकर उसके सर पर रखा हुआ था और अगले ही लम्हे उसने अपना ट्रिगर दबा दिया। एक धमाका हुआ। रोनीत ने इधर उधर देखा और भाग खड़ी हुई। उन्हीं लम्हात में 2 बंदे रोनीत की तरफ लपके। उनका अंदाज बता रहा था कि वो उम्मीद के साथ थे। जसपाल ने उनका निशाना लिया और यके बाद दीगरे फायर कर दिए। रोनीत गाड़ी की तरफ जा रही थी। जसपाल भी सूरत के साथ वहां तक पहुंचा। अगले 2 मिनट में वो वहां से भाग चुके थे। रोनीत ने अपना सेलफोन वहीं फेंक दिया था। जसपाल ने कोई बात नहीं की और ना ही कोई बात करने का वक्त था। वो वहां से काफी आगे निकल आए तो एक जगह गाड़ी खड़ी की और पैदल चल पड़े। जरा सा आगे जाकर उन्होंने ऑटो रिक्शा लिया और उसे स्टेशन की तरफ जाने का कहा। स्टेशन के करीब जाकर वो रिक्शे से उतर गए। वहां पहुंचकर जसपाल ने बानीता को फोन किया। कहाँ हो? पता नहीं ये कौन सी जगह है, हम कार में हैं और बस चलते चले जा रहे हैं, उसने जवाब दिया। वहां से? उसने कहना चाहा तो वो तेजी से बोली, पता नहीं वहां क्या हुआ होगा, हम तो निकल आए हैं, ओगे मिलते हैं, जसपाल ने कहा और जगतार सिंह को फोन मिलाने लगा। जसपाल अपने साथियों के बारे में बहुत कुछ सोच रहा था। सिर्फ एक रोनीत कंवर ने पूरे के पूरे नेटवर्क को दांव पर लगा दिया था। नया पैराग्राफ। दोपहर ढल रही थी जब तानी, जुनेद और चौधरी इशफाक नूरनगर पहुंच गए। जैसे ही वो लोग नूरनगर के इलाके में पहुंचे, उनके साथ सिक्योरिटी के तौर पर आने वाले लोग वहीं से वापस पलट गए। उन्हें बहुत कहा गया कि वो नूरनगर तक आए, लेकिन उन्होंने आने से इनकार कर दिया कि हमें भी यही हुक्म है। तानी के आने से यूं लगा जैसे हवेली में रौनक आ गई है। वो जितने भी उसके शागिर्द थे सभी वहां मौजूद थे। इनमें बेशतर लड़कियां थी। मैं इन सबको देख रहा था। अम्मा ने इन सबको खाने तक वहीं रोके रखा और जब शाम ढली तो वो तब गए। रात के खाने पर सब इकट्ठे थे। मैं सबको खाने की मेज पर देख रहा था तो मेरे जज्बात बड़े अजीब से हो रहे थे। एक वक्त था जब मैं और मेरी माँ थे। हमें नूरपुर से आगे कोई नहीं जानता था। एक गरीब माँ के बेटे को उसकी वही हैसियत दी जानी थी। ये ठीक है कि मेरी निशानाबाजी की शोहरत के साथ लोग मुझे पूछने लगे थे। सवाल ये है कि तुम में नहीं, मेरी निशानाबाजी की अहमियत थी। आज ये भरा हुआ मेज जिस पर इतने लोग थे, बिलाशुबा ये सब लोग मुझ पर जान वार देने वाले थे। ये सब कैसे हुआ? अरे भाई, कहाँ खोए हुए हो? अरविंद सिंह मेरे करीब बैठते हुए बोला। कहीं नहीं, बस यूं ही, मैंने मुस्कुराते हुए कहा तो वो कहका लगाते हुए बोला। मैं समझा शायद आप भी इश्क नादा की करिश्मा साजी पर सोच विचार कर रहे हैं। ओए अरविंद, लगता है तू यहाँ नूरनगर आकर कुछ ज्यादा ही शरारती हो गया है। असल बात बोल, क्या कह रहा है? जुनैद ने खुशगवार लहजे में कहा
तो उसने रोनीत की सारी बात बता दी। अगरचे उसने ये सब मजाक में कहा, लेकिन मैं चौंक गया। इतना बड़ा नेटवर्क रोनीत कुंवर के पागलपन की भेंट चढ़ने वाला था। अब इसे संजीदगी से देखना और इसे संभालना बहुत जरूरी हो गया था। अब कहाँ है वो? मैंने पूछा। चंडीगढ़ ही में ही है कहीं। अभी इनसे राब्ता नहीं हो पा रहा। उन्होंने अपने फोन भी जाया कर दिए हैं। अरविंद ने इस बार संजीदगी से बताया। यार, इसका कोई हल करना पड़ेगा। मैंने कहा, करना तो पड़ेगा। और वो दोनों शमसुद्दीन और कमरुद्दीन भी फंसे हुए हैं, उन्हें भी यहाँ लाना है। अब अगर ये कहा जाए कि वो कानूनी तौर पर कहीं जाएंगे तो ये नामुमकिन है। उसने अपना खौफ कह दिया। तभी अम्मा ने कहा, इस वक्त सिर्फ खाना खाओ, बाद में बातें करते रहना, रिस्क तुम लोगों के सामने है। बातें वहीं ठप हो गई और हम सब खाना खाने लगे। खाने के बाद सभी लाउंज में आ बैठे। महविश अम्मा के करीब होकर बैठते हुए बोली, अम्मा जी, शादी आप जब भी रखें, ढोलक आज ही बजेगी। ढोलक का इंतजाम किया जाए। ये ना हो कि अम्मा तुझे ही बजाना शुरू कर दें। तुम्हारी तो सादा आवाज ही ढोल की तरह लगती है। रोते हुए तो मजीद बुरी लगेगी। फहीम ने हंसते हुए कहा तो एकदम से कह लग गया। तब अम्मा ने फहीम को घूरते हुए नरमी से कहा, ना पुत्र, ये भी मेरी बेटी है, ऐसा नहीं कहते। इसका मतलब है कि आप हमें अपना बेटा नहीं मानती। फहीम ने मस्नूई बेचारगी से कहा, अब तेरे एक दो लग गई ना तो फिर तू खुद ही कहेगा कि हाँ अम्मा, मैं तेरा ही बेटा हूं। अम्मा ने कहा तो महविश तेजी से बोली, अम्मा खुदा की कसम, इसके 2-3 लगा दे, बहुत सताता है। मुझे पता है, तुम दोनों का ही बंदोबस्त करना पड़ेगा। अम्मा ने जेरे लब मुस्कुराते हुए कहा तो अरविंद एकदम से बोल उठा, ये की है ना अम्मा जी हक की बात। मैं तो कहता हूं तानी के साथ इसका घूंट भर दे। लगता तो ऐसे ही है, अम्मा ने कहा तो फहीम जल्दी से महविश की तरफ देखकर बोला, अब बजा ढोलक। इस पर महविश शर्मा कर रह गई, एक लफ्ज भी नहीं बोली। तो मैंने माहौल बदलने के लिए कहा, अम्मा जो करना है वो बताओ। मैं तो कहता हूं खाली ये सब हो जाए। ना ऐसे नहीं, मुझे सुकून से इनकी शादियां करने दो। जैसे और जब करना है वो तो बता दो। मैंने पूछा। मैं वो दिन बाद में बताऊंगी, अम्मा ने कहा और उठ गई। हम काफी देर तक बैठे यूं ही बातें करते रहे। इस दौरान सोहनी हमारे लिए दोबारा चाय बनाकर ले आई थी। उस रात का दूसरा पहर खत्म हो गया। मैं, जुनैद, अरविंद और फहीम एक कमरे में बैठे हुए शम्स और कमर की बातें कर रहे थे। काफी देर के बाद बहस के बाद यही नतीजा निकला कि उन्हें सरहदी पार कराना पड़ेगी, वरना जिस तरह भी निकले पकड़े जाने का ज्यादा इम्कान है। काफी देर बहस के बाद यही नतीजा निकला कि उन्हें सरहदी पार कराना पड़ेगी, वरना वो जिस तरह भी निकले पकड़े जाने का ज्यादा इम्कान है। तो फिर कहां से लाएं? मैंने कहा, हम यहां बैठे जितना मर्जी सोच लें, कुछ नहीं होगा। हमें सरहद पार लोगों पर ही इन्हसार करना पड़ेगा। जुनैद ने बहुत सोचने के बाद एकदम से कहा, ये मुझ पर छोड़ दें। अरविंद ने कहा, मान लिया कि हमने तुझ पर छोड़ दें तो फिर क्या करेगा? जुनैद ने पूछा, यार, ये जो जसपाल ने नेटवर्क बना लिया है ये काम देगा। इन्हें दिन तो लग जाएंगे यहां आते हुए, लेकिन वो पहुंच जाएंगे, फिक्र न करें। उसने तसल्ली दी तो सभी उठकर अपने अपने कमरों में सोने के लिए चल दिए। नया पैराग्राफ। चंडीगढ़ के सेक्टर 28 में एक बड़ा बंगला हाली था। जगतार सिंह ने अपने कामों के लिए ऐसे कई ठिकाने बना रखे थे। इस वक्त जसपाल सिंह एक हाल में बैठा हुआ था। उसके साथ तोतन कुंवर, बानीता कुंवर, रोनीत कुंवर, संदीप कुंवर और गुरलीन कुंवर बैठी हुई थी। रोनीत कुंवर पूरी तफसील से इन्हें अपनी रुदात सुना चुकी थी। इसमें कोई शक नहीं था कि उम्मीद सिंह उसकी पहली मोहब्बत था, लेकिन जब वो दोबारा मिला और उसने कई पैगामात छोड़े तो इसे तजस्सुस हुआ कि वो क्यों इससे मिलना चाहता है। फोन कॉल्स, कंप्यूटर चैट और दोनों मुलाकातों का उसका यही रवैया था कि इन दिनों वो क्या कर रही है। उसे जब यकीन हो गया कि वो उसकी खोज में है तो रोनीत ने इसे कत्ल करने का प्रोग्राम बना लिया। वो सबको बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर यहां रहना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे मालूम था कि वो निगाहों में आ चुकी है। इसलिए वो दोस्तों से अलग हो जाना चाहती थी। इसमें उसके दोस्तों की सलामती है। रोज गार्डन में भी वो उम्मीद से ही मिलने गई थी, जो उसे नहीं मिला। उस दिन वो उसके कत्ल के इरादे से ही गई थी। वो कनाडा चले जाना चाहती थी, इसलिए वो जसपाल को ज़हनी तौर पर तैयार कर रही थी।
कि वो उसे जिस तरह भी चाहे कनाडा भेज दे। अचानक हालात बदल गए और रॉक गार्डन में उम्मीद को कत्ल करना पड़ा। जसपाल का ये शक गलत निकला कि वो इनके ठिकाने तक पहुंच सकते हैं। ऐसा नहीं था। रुनीत कोई पागल या लाउबाली लड़की नहीं थी कि वो अपने बारे में बता देती, मगर कहा कुछ भी नहीं जा सकता था। चूंकि वो उसकी खोज में थे, मुमकिन है वो इनकी लाइल्मी में इनके ठिकाने तक पहुंच जाते। अगरचे ऐसा कुछ ना हुआ, लेकिन ये वाकया जो भी था और जैसे भी पेश आया, वो अपने साथ कई सवाल छोड़ गया था। जसपाल सिंह सारी रात सोचता रहा। इस वक्त वो एक मरकज की हैसियत रखता था। पूरे पंजाब में उसका नेटवर्क था। उसके तहत उन्होंने कार्रवाइयां भी कर ली थी, जिसके रद्द-ए-अमल के तौर पर राह में तशवीश की लहर दौड़ चुकी थी। इतना बड़ा नेटवर्क जिसे बनाने में बरसों लगे थे, एक ही दिन में खत्म होकर रह जाता। जसपाल ने सोच लिया था कि वो रुनीत को अब कनाडा भिजवा देगा। वो कैसे जा पाएगी, ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता था। वो भारत में महदूद हो गई थी। वो अपनी सोच से चौंका उस वक्त जब दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। उसके साथ ही रुनीत कुंवर अंदर आ गई। उसके हाथ में एक छोटा ट्रे था जिसमें चाय के 2 मग रखे हुए थे और दाएं बगल में कुछ कागजात दबे हुए थे। उसने आकर ट्रे बेड पर रखा, खुद बैठकर बगल में दबे कागज निकालकर एक तरफ रखे। फिर जसपाल की आंखों में आंखें डालकर पूछा, तुम रात से मेरे बारे में बहुत कुछ सोच रहे होगे। हाँ, तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं, उसने किसी तरद्दुद के बगैर कह दिया। मैं जानती हूं तुमने क्या कुछ नहीं सोच लिया होगा, यहां तक कि मुझे खत्म करने का भी ख्याल आया होगा, और मेरा ख्याल है कि इससे ज्यादा क्या सोचा जा सकता है। उसने यूं संजीदगी से कहा जैसे वो सब जानती हो और जसपाल की सोचों से वाकिफ हो। हाँ, मैंने ये भी सोचा, जसपाल सिंह ने एतराफ किया। लेकिन तुम मुझे कत्ल नहीं कर पा रहे हो, मैं ये भी जानती हूं। ये कहकर वो लम्हा भर को खामोश रही, फिर बोली, जानते हो हमारी पहली मुलाकात कहाँ हुई थी? हाँ, याद है। वो मैं कैसे भूल सकता हूँ। सिकना झील के पास गुरुद्वारे सागर साहब में एक सेवक नामी लड़के ने मिलवाया था। जसपाल ने इंतहाई संजीदगी से कहा। वो चाहता था कि रुनीत कंवर वो कुछ कहे जो वो कहना चाहती है। बिल्कुल, तुम ठीक कहते हो। तब से लेके अब तक मैंने सिक्खी की कितनी सेवा की है, ये तुम जानते हो। हम सब अपनी जान हथेली पर रखे हुए हैं। क्या तुम ये समझते हो कि मैं अपने पिता समान गुरु प्रोफेसर देवबंद सिंह को भूल जाऊंगी, एक ऐसे लड़के के लिए जिसने प्रोफेसर देव सिंह को कत्ल किया था? ये क्या कह रही हो तुम? जसपाल ने हैरत से कहा, मैं ठीक कह रही हूं। पिछले 2 साल से मैं उस कातिल की तलाश कर रही थी जिसने मेरे पिता समान गुरु को कत्ल किया। ये उम्मीद सिंह उस वक्त भी आर्मी में था। इसने प्यार का नाटक मुझसे किया और फिर मौका मिलते ही इसने प्रोफेसर को मार दिया। इन 2 बरसों में मुझे यही पता चला। मैं इस इंतजार में थी कि कब चंडीगढ़ जाना होता है। रब ने मुझे मौका दिया और मैं यहाँ आ गई और मैंने इसे कत्ल करने का मंसूबा बना लिया। हमें क्यों नहीं बताया? जसपाल ने कहा, माफ करना जसपाल, ये फकत मेरा इंतकाम था। मैं तुम लोगों को इसमें शामिल करके तुम लोगों को सामने नहीं लाना चाहती थी। जसपाल, जितनी भारी जिम्मेदारी इस वक्त तुम पर है शायद पहले कभी ना थी। मैं तुम लोगों को जाया नहीं करना चाहती थी, क्योंकि जब मैं दोबारा उम्मीद से मिली हूं तो मुझ पर एक बड़ा इंकशाफ हुआ है। रुनीत ने कहा, कैसा इंकशाफ? जसपाल ने पूछा। उम्मीद राह के उस शोबे में आ गया था जहां एक ऐसी फोर्स तरतीब दी जा रही थी जो कमांडो से भी आगे की तरबियत है। उन्होंने इसे स्वीट का नाम दिया है, स्पेशल वेपन एंड टेक्नीशियन के नाम से। ये इनमें से एक था। सिर्फ मेरा उम्मीद के सामने आ जाने का मतलब था कि मैं ही हूं, अकेली, मेरे साथ कोई नहीं। वो मुझे अपनी फोर्स के लिए तैयार करने लगा और मैं तैयार होगी। मेरे जैसे हैकर्स की इन्हें बहुत जरूरत है। मैंने इसके कंप्यूटर से जो डाटा लिया उससे मुझे काफी मालूमात मिली हैं, जिससे मैंने वो सब कुछ तलाश किया। ये कहकर उसने कागज उठाकर जसपाल के सामने रख दिए। ये देखो, ये फोर्स और उसके बारे में मालूमात सिर्फ पहले सफे पर हैं। बाकी जो सफात है वो आइंदा क्या करने वाले हैं। जसपाल ने वो कागजात पकड़ लिए। उसने मग उठाया और चाय पीने लगा। वो पढ़ता चला जा रहा था और उसके साथ ही उसकी आंखें खुलती गईं। सारे सफात पढ़कर बोला, यार ये तो उनके वो प्लान है जब मैं इस फोर्स ने उनकी मदद करनी थी। ये प्लान तो बहुत खतरनाक है। इससे हमारा सारा नेटवर्क बर्बाद हो जाएगा।
ये मत सोचो कि तुम्हारा नेटवर्क उनकी नजरों में आने वाला नहीं है। इन्हें बस ये नहीं पता चल रहा कि ये वीरता है कौन, इसलिए बहुत मोहतात होना होगा, या फिर ऐसा कुछ करना होगा कि एकदम से वो ये सब भूल जाए। रोनीत ने कहा, क्या ये जो सब तुम्हें थमा दिया गया है, कहीं ये हम लोगों की गुमराह करने के लिए ना हो? ये दुरुस्त है? इसकी क्या तस्दीक है? जसपाल ने कहा, शक इस रिपोर्ट में नहीं है जसपाल, शक मेरी जात में है, और ये शक मैं बहुत जल्द दूर कर देने वाली हूँ। उसे गहरे लहजे में कहा, कैसे? जसपाल ने तेजी से पूछा, ये वक्त आने पर बता दूंगी, उसने कहा और उठ गई। जसपाल उसे देखता ही रह गया। वो वानिता से बात करना चाहता था। उसे रोनीत पर शक पड़ गया था कि वो किसी भी वक्त उनके खिलाफ जा सकती है। नया पैराग्राफ। हवेली में पहले दिन से ही तानी और चौधरी इशफाक की शादी की तैयारियां होने लगी थी। हर फर्द इस शादी में दिलचस्पी ले रहा था। सुबह नाश्ते के बाद ही इस मौजू पर बातें करने लगते थे सब। सिर्फ एक अरविंद सिंह था जो बहुत परेशान दिखाई दे रहा था। वो अपने कमरे से ही नहीं निकला था। मैंने इसकी कमी महसूस की तो उसके पास चला गया। वो लैपटॉप की स्क्रीन पर जैसे खोया हुआ था। मेरी आमद पर चौंका। उसके चेहरे पर बहुत हद तक परेशानी थी। क्या बात है अरविंद, परेशान लग रहे हो? मैंने उसके पास एक कुर्सी पर बैठते हुए कहा, वो ये रोनीत का रोना है। चंडीगढ़ से कोई अच्छी खबर नहीं आ रही है। ये कहकर उसने जसपाल और रोनीत के बारे में सारी बात बता दी, जिस पर चंद लम्हे में सोचता रहा। फिर कहा, अरविंद, मेरा दिल नहीं मानता कि रोनीत किसी तरह भी हमारे खिलाफ जा सकती है। दिल तो नहीं मानता, लेकिन वो इस मामले में बहुत आगे तक जा चुकी है। वो ऐसे ऐसे इंकशाफ कर रही है जो आम हैकर की भी रसाई में नहीं है। मसल मुझे कुछ बताओ, मैंने कहा। इस वक्त चंडीगढ़ में लफ्ज फकत 6 स्वीट हैं। उनके बारे में सारी मालूमात इसके पास है। चलो ये तो मान लिया, लेकिन उनके पास जो प्लान है वो इस कदर तफसील से हैं कि खुफिया इदारे भी ऐसी मालूमात नहीं रखते। ये बहुत हाई प्रोफाइल में होते हैं। इन्हीं में जसपाल के नेटवर्क के बारे में सिर्फ इतना है कि कोई वीरता के नाम से तंजीम बना चुका है। कौन है ये लोग, कैसे हैं, इस बारे में अभी कोई कुछ नहीं पता। एक बात तो ये है। दूसरी अहम बात यह है कि चंद बड़े जराइम पेशा अफराद इन्हें तलाश कर रहे हैं ताकि इनके साथ कोई डील कर सके। रोनीत का इस हद तक रसाई हासिल कर जाना गैर मामूली बात है। जसपाल को लगता है कि ये सारी मालूमात जाली हैं और वो इन सबको फंसाने के लिए कर रही है। इससे पहले कि मैं कोई जवाब देता, अरविंद ने जल्दी से स्क्रीन पर देखा तो तेजी से बोला, रोनीत ऑनलाइन है। अरविंद, कैसे हो? रोनीत ने कहा, मैं ठीक हूं, ये तुम्हारे बारे। उसने कहना चाहा तो वो उसकी बात काट कर बोली, वक्त नहीं है फजूल बात के लिए। मैं तुम्हें लिंक दे रही हूं, फौरी तौर पर वहां से जितना डाटा है निकाल लो। मैं अब शायद ऑनलाइन ना हो सकूं, लेकिन ध्यान रखना, इस डाटा से सब समझ आओगे। ये कहकर वो ऑफलाइन हो गई। अगले आधे घंटे में उसने लिंक दे दिया। अरविंद बुरी तरह मसरूफ हो गया। तकरीबन 10 मिनट के बाद अरविंद के चेहरे पर बशाशत फैल गई। वो जोर से बोला, ओह वाह, ओए रोनीत वाह। फिर मेरी जानिब देखकर बोला, बहुत बड़ा काम डाल दिया है उसने। वो 6 के 6 की स्वीट 3 मुख्तलिफ जगहों पर पहुंचा दिए गए हैं और उनके पीछे जराइम पेशा लग गए हैं और उनका ताक़िब शहर में मौजूद मुख्तलिफ फोर्सेस कर रही हैं। ये क्या खेल है, मुझे समझ नहीं आया। मैंने उलझते हुए पूछा, ये सारा खेल गलत इंफॉर्मेशन का है। उसने पहले स्वीट को ये पैगाम दिया कि 3 मुख्तलिफ जगह हैं, जिनमें से सिर्फ एक जगह ऐसी है जहां असली की डील होने वाली है। वहां सिर्फ खतरनाक हथियार रखा जाएगा और डन होगा। जराइम पेशा को इन स्वीट के पीछे लगा दिया और उनके प्लान के बारे में फोर्सेस को आगाह कर दिया। अब देखें, वो सब समझते हैं या इस खेल में इस्तेमाल होते हैं। उसने स्क्रीन पर देखते हुए तेजी से कहा, तुम्हें कैसे पता चलेगा ये नतीजा क्या हुआ? मैंने पूछा तो वो बोला, फोर्सेस की हर टीम को यह हदायत है कि जैसे ही मुजरिमों को पकड़ लिया जाए फौरन रिपोर्ट करें, और ये सब मुझ तक और रोनीत तक आ रहा होगा। अब जो भी हदायत देनी है हमने ही देनी है। चलो ठीक है, शुरू हो जाओ। ये कहते हुए मैं उसके साथ बेड पर आ गया। अरविंद ने रोनीत को बता दिया कि मैं भी उनके साथ हूं। तब उसने पैगाम दिया कि जसपाल को फोन करके कह दें कि 2 घंटे तक मुझे डिस्टर्ब ना किया जाए।
मैंने जसपाल को कॉल मिला दी। वो अपने कमरे में बंद है, न जाने क्या कर रही है। हमें इसके बारे में बहुत परेशानी है, जसपाल ने फौरी तौर पर कहा। फिलहाल तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं देख रहा हूं। 2 घंटे तक उसे डिस्टर्ब नहीं करना, बाद में बात करते हैं। मैंने उसे कहा तो उसने तफसील जानना चाहिए। मैंने उसे मुतमईन करके फोन बंद कर दिया। हम कुछ देर इंतजार करते रहे। कोई पौने घंटे बाद एक तरफ से इतला आ गई। सेक्टर 36 के एक रेस्टोरेंट में 2 स्वीट मौजूद थे। वहां आना तो किसी ने नहीं था। उनके बैठते ही उनकी करीबी मेज से 2 जराइम पेशा उठे और उन्होंने दोनों स्वीट पर फायरिंग करना शुरू कर दी। स्वीट कोई तफरीह के लिए वहां नहीं आए थे। उन्होंने भी जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। वो तरबियत याफ्ता थे और उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी, इसलिए उनमें एतमाद था। लम्हों में ही उन्होंने दोनों को खत्म कर दिया। फिर इन्हें खबर न हुई कि किस किस तरफ से गोलियां बरसने लगी हैं। अगले 2 मिनट में इनका मुंह ही उड़ गया। ये फायरिंग अभी भी हो रही थी कि पुलिस का हुसूसी स्क्वाड वहां आन पहुंचा। इनमें जख्मी तो कई हुए, लेकिन भगदड़ में 2 बंदे ही मारे गए। बिल्कुल उसी वक्त मैं चंडीगढ़ से बाहर जाने वाली सड़क पर सेक्टर 49 में इंडस्ट्रियल एरिया के करीब दाएं जानब एक फिलिंग स्टेशन पर था। दोनों स्वीट सड़क के बाएं जानब कार में इंतजार कर रहे थे। उन्हें यह बताया गया था कि एक मारुति आएगी, उसमें से एक उधेड़ उम्र बंदा निकलेगा। जैसे ही वो कार खड़ी करके टक शॉप की जानिब जाए तो समझ लें कि इसी बंदे से मिलने वहां पर असला डीलर आने वाली है। यही निशानी बताई गई थी। वो इसी इंतजार में थे कि कोई उधेड़ उम्र मारुति कार में आएगा। अचानक उनके साथ 2 बारीक गाड़ियां आकर रुकी। इससे पहले कि वो कुछ समझते, वहां से फायरिंग होने लगी। अचानक हमलावरों की तरफ से 2 हैंड ग्रेनेड उछाले गए और भारी गाड़ियां चल दी। वो चंद गज ही बड़ी होंगी कि 2 और धमाके हुए और मारुति आड़ आ गई। अचानक उन भारी गाड़ियों को पुलिस स्क्वाड ने घेर लिया। सड़क पर फायरिंग का तबादला होने लगा, यहां तक कि गाड़ी में मौजूद 4 लोग मारे गए और स्वीट खत्म हो गए। ऐसे ही वक्त में चंडीगढ़ के सेक्टर में 113 खत्म होते ही थंडर जोन से शमाल की जानिब जरा आगे 2 सड़कों के दरमियान काफी सारी जगह थी। वहीं एक बड़ा मोड़ था जिसके साथ काफी सारी खुली जगह थी। वहां एक कोने में छोटा सा चायखाना था जिसके आगे उस पूरी खुली जगह पर लोग मुख्तलिफ बेंचों पर जा बैठते और गपशप के साथ चाय पीते थे। उसे वीराना तो नहीं कहा जा सकता था, लेकिन वो थी वीराने जैसी जगह। लोग इर्द गिर्द की भागती गाड़ियों से बेनियाज वहां बैठे रहते थे। वो दोनों स्वीट भी उसी जगह मौजूद चायखाने से दूर एक बेंच पर बैठे चाय पी रहे थे। उन्हें बताया गया था कि जैसे ही एक अकेले आदमी के पास कोई ब्रीफकेस लेकर आ जाए, दरअसल वही मुजरिम है, उन्हें जिंदा गिरफ्तार करने की कोशिश की जाए। इन्हें इंतजार करते काफी देर हो गई थी। तभी एक नौजवान वहां आया। उसके हाथ में ब्रीफकेस था। वो दोनों स्वीट अलर्ट हो गए। उन्हें पता था कि फोर्सेस इनके इर्द गिर्द हैं। वो बड़े इत्मीनान से आगे बढ़े और उनमें से एक ने ब्रीफकेस पर हाथ डाल दिया, जबकि दूसरे ने वहां बैठे हुए शख्स की कनपटी पर पिस्टल की नाल रख दी। उसी लम्हे न जाने जमीन में से लोग उग आए थे। उन्होंने स्वीट पर बेतहाशा फायरिंग करना शुरू कर दी। उनके तो गुमान भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। स्वीट के लिए राह फरार नहीं थी। वो इतने लोगों का मुकाबला नहीं कर पाए थे। अगले 2 मिनट में वो वही ढेर हो चुके थे। हमलावरों को यकीन जैसे ही हुआ कि वो मर गए हैं, वो सब निकल पड़े। फोर्सेस ने इन्हें घेर लिया। कुछ मर गए, कुछ जख्मी हुए और बाकी फरार हो गए। वहां की सारी रिपोर्ट तस्वीरें आने लगी। अरविंद इन्हें महफूज करता चला गया, यहां तक कि वो लिंक गायब हो गया। उसका मतलब था रोनीत ने जो काम लेना था वो ले लिया था। यार, ये रोनीत ने तो कमाल कर दिया। इसका दिमाग, वो बेख्तियार कह उठा। उसने जो कहा था कि मैं ये साबित कर दूंगी, तो उसने कर दिया। मैंने कहा, बिल्कुल, उसने साबित किया। ये लफ्ज अभी अरविंद के मुंह में ही थे कि उसके साथ ही रोनीत ऑनलाइन होगी। उसके लबों पर मुस्कुराहट थी। मैं उसके सामने था, इसलिए मुझसे मुखातब करके बोली, आपने सारी कार्रवाई समझ ली? अब जो भी हुआ, अब मैं उसे कैसे समझाती हूँ इन सबको। ये सारा रिस्क पर था। नाकामी की सूरत में तो ये मुझे कत्ल करने के दर पे थे। नहीं, तुम्हें कोई कत्ल नहीं कर सकता, सिर्फ गलत फहमी। मैंने उसे कहा,
हमारी दुनिया में तो गलत फहमी ही तो मार जाती है। खैर, मैं इसीलिए यहाँ से कनाडा जाना चाहती थी। वहीं रहकर मैं ये सब करना चाहती थी। मेरे यहाँ होने और मेरे हाथों उम्मीद का कत्ल मुझे यहाँ भारत में महदूद कर चुका है। अब मैं निकल नहीं सकती। तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। मेरे ख्याल में अभी बहुत सारा काम पड़ा है। मैंने कहा, कैसा काम? उसने पूछा, ये जो जुराइम पेशा तुमने इस्तेमाल किए हैं, ये बहुत बड़ा काम किया है। फोर्सेस की सारी तवज्जो अब इन्हीं की तरफ होगी। इन्हें किस तरह काबू में किया तुमने? दौलत से। शहर में 3 बड़े हैं जो खुद को डॉन समझते हैं। मैंने किसी के पैसे उठाकर उनके अकाउंट में डाल दिए और उन्हें एक कहानी सुना दी कि ये एक काम करो और उसके बाद नई डील करेंगे। बस यही। इसी बात को आगे बढ़ाना है और उनसे काम लेना है। बहुत काम लेना है। वो तो आप जैसा कहेंगे करूंगी, लेकिन ये लोग मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। तुम सुनो, मैं देखता हूं। ये कहते हुए मैंने जसपाल को फोन मिलाया। जल्दी उसने कॉल पिक कर ली। रुनीत बारे कोई मनफी सोच नहीं सोचेगा। वो हमारी वफादार साथी है और अब तो बहुत ज्यादा मोहतरम भी हो गई है, इसलिए कोई शक नहीं करना है। क्या तुमने? उसने कहना चाहा तो मैं बोला, इस पर एक लफ्ज कहने की जरूरत नहीं। उसने जो कर दिखाया है उसके बड़े दूररस असरात हैं। मैं तुम्हें समझाऊंगा कि उसका कितना फायदा लेना है। ओके। जसपाल ने कुछ भी न समझते हुए कहा और फोन बंद कर दिया। रुनीत ने मेरी बात सुन ली थी। वो खुश हो गई। अगले ही लम्हे वो ऑफलाइन होगी। मैं काफी हद तक पुरसुकून हो गया था। रुनीत बारे जानकर मेरे असाब पर एक बड़ा बोझ था जो एकदम खत्म होकर रह गया था। मैंने उठते हुए अरविंद सिंह से कहा, चल आज जरा बाहर घूम फिर आए। मुसाफिर शाह के थड़े पर चलते हैं। जरा दरवेश की बातें सुनाएं, थोड़ा ताजा हवा खाएं। मेरे कहने पर वो फौरन तैयार होकर उठ गया, लेकिन फिर माजरत खाना लहजे में बोला, मुझे थोड़ा सा वक्त दे दे, ये सब समेट लो फिर चलते हैं। मेरा भी दिल चाह रहा है। ओके, मैं नीचे हूं, बिल्कुल फरागत से आ जाना, मैंने कहा और वहां से नीचे आ गया। लाउंज में कोई नहीं था। मैं एक सोफे पर आकर बैठा तो सोहनी आ गई। मुझे यूं लगा जैसे वो मेरे इंतजार में थी। वो मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने जो सोचा था वही कह दिया। वो मुस्कुराते हुए बोली, ये तो ठीक है कि मैं आपके इंतजार में थी। मैंने आपसे एक बात करना थी। हाँ बोलो। मैंने कहा, आप इस शादी में दिलचस्पी जरा कम नहीं ले रहे हैं? नहीं तो ऐसी तो कोई बात नहीं, पर मैं चाहता हूं ये शादी जितनी जल्दी हो जाए उतना ज्यादा अच्छा है। इस शादी को इतनी धूमधाम से नहीं होना चाहिए, मैंने इसे समझाते हुए कहा। इसकी कोई खास वजह? उसने संजीदगी से पूछा तो मैंने कहा, हालात। इस वक्त हालात ऐसे हैं। एक तो अम्मा ने मुझे बताए बना तानी को यहां बुला लिया। दूसरा, अगर शादी पर लंबा चौड़ा एहतमाम किया गया तो मुमकिन है कोई हंगामा हो जाए, जैसा कि हमारी शादी से पहले हो गया था। ये तुम जानती हो और अम्मा को भी पता है। तो आपने अम्मा से बात क्यों नहीं की? सोहनी ने पूछा। यार वो माँ है, मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं इनके इश्फाक बारे जज्बात को समझता हूं। मैं इन्हें कुछ नहीं कह सकता। अब जो उनकी मर्जी। मैंने कहा तो वो तशवीश से बोली, मैं ये नहीं पूछूंगी कि हालात क्या हैं, लेकिन अगर आप कहें तो मैं अम्मा से बात कर लेती हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि वो इस पर जिद करेंगी। अच्छा, तुम बात करके देख लो। अगर वो मान जाए तो हम इनकी शादी कर देते हैं। तानी 2 महीने अभी इधर ही है ना, फिर बाद में जो दिल चाहे। अच्छा ठीक है, मैं करती हूँ बात, सोहनी ने सोचते हुए कहा। इतने में अरविंद सिंह आ गया। मैं उसे देखते ही उठ गया। हम पोर्च में आए, वहां से कार निकाली और मुसाफिर शाह की जानिब चल पड़े। मौसम अबर आलूद था। आसमान पर बादल छाए हुए थे। ठंडी हवा चल रही थी। बड़ा पुरसुकून माहौल था। हम दोनों रुनीत ही के बारे में बातें करते हुए मुसाफिर शाह के थड़े पर पहुंच गए। अभी मैं वहां जाकर कार ही रोकी थी कि मेरा सेल फोन बज उठा। मैंने स्क्रीन पर देखा, वो अफजल रंधावा का ही नंबर था। मैंने कॉल रिसीव करते हुए कहा, खैर तो है ना रंधावा साहब? बस खैर हो ही गई है। तुम यहाँ आते नहीं थोड़ी देर के लिए? बात क्या है? मैंने तशवीश से पूछा। यहाँ से 2 लोग पकड़े गए हैं। पकड़े गया? पकड़वाए हैं। वही जो मेरे साथ आया था ना, ज़हूर मिर्जा, उसने। मैंने कहा था ना, इलेक्शन ना लड़ने से तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं रहेगा। वो कहता चला जा रहा था, मगर मुझे उलझन होने लगी। यार ये कहानी मुझे बाद में सुना देना। इन पकड़े हुए लोगों से मेरा क्या ताल्लुक? वो तुम्हें कत्ल करने आए हैं।
उसने तेजी से कहा तो मैंने हैरत से पूछा, मुझे कत्ल करने आए हैं, कौन है वो? कोई मलिक हयात है, उसका नाम ले रहे हैं। मैं तुम्हें इसलिए बुला रहा हूँ कि कोई बात सामने आ जाए। मुझे हैरत इस बात पर है कि उन्होंने बड़े आराम से इकरार कर लिया। चलो मैं आ जाता हूँ, लेकिन ज़हूर मिर्जा को कैसे पता चला कि वो मुझे मारने के लिए आए हैं और उसने पकड़वा दिया इनको? मैंने पूछा। सच पूछो तो ये लड़के उनके मुखालिफ उम्मीदवार के पास आकर ठहरे थे। मुझसे मुखबरी हुई कि वो कौन है और किस मकसद के लिए यहाँ तक आए हैं। हैं तो दोनों ही जराइम पेशा। अगर तुम इनके मुखालिफ उम्मीदवार होते तो ज़हूर मिर्जा खामोश रह जाता। अब इसे मौका मिला तुम्हारी दोस्ती का एहसान करने के चक्कर में है, उस तफसील से बताते हुए कहा। इसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा।